आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है नौकरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि अ, ये कैसे इसका जो है गठन होता है या फिर ये कैसे नौकरशाही एक्चुअली है क्या। तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए दो तरीके के जो हैं नौकरशाही होती है या दो तरीके से सरकार जो है चलती है। एक होते हैं स्थायी और एक अस्थायी रूप से। तो स्थायी रूप से जो लोग होते हैं उनको नौकरशाह कहा जाता है और जो अस्थायी रूप से होते हैं उनको बोलते हैं हम मंत्री। ठीक है। अस्थायी में मंत्री इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जब तक सरकार रहती है या फिर जब तक बहुमत है उस सरकार का तब तक वो मंत्री हैं। अदरवाइज़ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जीतने पर दूसरी सरकार आ जाती है। तो इस तरीके से उनका टाइम पीरियड जो है तब तक ही रहता है जब तक कि सरकार जो है बहुमत में है। लेकिन जो स्थायी होते हैं वो नौकरशाह कहे जाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स कहे जाते हैं, जो जब तक सेवा रहती है उनकी तब तक वो उस कार्यकाल पर रहते हैं। सबसे पहले इस तरीके से जो लोक सेवा जो भर्ती है उसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटेन में मानी जाती है। और उस टाइम पे जो लोक सेवक भर्ती होती थी उसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के नाम से जाना जाता था। और वो केवल और केवल ब्रिटेन में ही कंडक्ट होती थी। ठीक है। अगर कोई भारतीय या कोई भी किसी भी कंट्री का अगर किसी को आईसीएस की परीक्षा देनी है तो उसको ब्रिटेन जाना पड़ेगा, सेंटर उसका ब्रिटेन में पड़ेगा। तो इस तरीके की परीक्षा को देने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है ब्रिटेन जाना पड़ता था। ब्रिटेन में इसकी आईसीएस की जो पहली परीक्षा है वो 1855 में हुई, पहली परीक्षा। और भारत में इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है या इसकी स्टार्टिंग हुई है वो 1922 में हुई है। 1922 में भारत में ये पहली बार यह परीक्षा इलाहाबाद में कराई गई, जिसमें प्रथम स्थान लाने वाले पहले भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ जी थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, मीन्स कि जब ब्रिटेन में इसकी परीक्षा होती थी तब भारत के ही जो एक पर्सन हैं जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, सुभाष चंद्र बोस, उनका जो है 4th पोजीशन पर जो है उनका स्थान था। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कौन सा भारतीय हैं जिनका 4th स्थान है या चौथा स्थान है, तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा भारत में अगर हम ये कहें लोक सेवक भर्ती का प्रारंभ करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो लॉर्ड जो कार्निवालिस हैं उनके प्रयासों से कहा जाता है कि लोक सेवक भर्ती जो है भारत में प्रारंभ हुई। और अगर ये कहा जाए कि भारतीयों में इसके पक्षधर कौन थे लोक सेवक भर्तियों के, तो वो थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। अगर ये पूछा जाए कि कौन जो है ब्रिटेन एक ऐसे ब्रिटिश या कोई वायसराय जो लोक सेवक भर्ती को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अगर ये कहा जाए कि कौन भारतीय हैं जो इस सेवा या इस भर्ती के पक्षधर थे, तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। उसकी सिफारिश पर लोक सेवकों के लिए केंद्र स्तर पर एक आयोग के गठन की बात की गई। इसका मतलब ये है कि जो भी लोक सेवक भर्ती थी उसके लिए एक आयोग गठित किया जाए। तो ये इस चीज़ की सिफारिश किसने की? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का। ठीक है, जो केंद्र स्तर पर आयोग के गठन की बात करते हैं। इसके अलावा ली आयोग है, उसकी सिफारिश पर 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। तो केंद्र स्तर पर एक लोक सेवा आयोग की गठन कर दिया गया, उसको हम संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। पर इसके बाद क्या हुआ, 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो इसका जो नाम था संघीय लोक सेवा आयोग, इसका नाम बदलकर इस जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। तो इसके अलावा भारत शासन अधिनियम में एक और बात कही गई कि इस तरीके के गठन या इस तरीके के आयोग का गठन जो है वो राज्य स्तर पर भी होना चाहिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का दो बात करते हैं।
एक तो उन्होंने संघीय लोक सेवा आयोग के नाम बदलकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग रखा, और दूसरा वो राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो संघीय लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर इसका जब गठन किया गया था तो इसमें ओनली 5 ही मेंबर्स थे इसके, तो 1+4 मेंबर थे। एक था अध्यक्ष और 4 जो हैं वो उसके सहायक सदस्य थे। तो जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर रोज वॉकर, उनका नाम था। ठीक है, इसके अलावा भारत में अगर देखा जाए तो 3 स्तर पर लोक सेवा आयोग देखने को मिलते हैं, और इसका जो लोक सेवा आयोग का जो बात है वो भारत के संविधान भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 में इसका वर्णन मिलता है। 3 स्तर पर जो है लोक सेवा आयोग हैं। पहला है संघ लोक सेवा आयोग। इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो नाम है परिवर्तित करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया 1950 में। तो इस तरीके से इसके 3 नाम हुए संघ लोक सेवा आयोग के। सबसे पहले इसकी जब स्टार्टिंग की गई तब इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग था। भारत शासन अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया, और 1950 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया, जिसको आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग, और तीसरा है संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो अब है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, और 1950 में इसका नाम परिवर्तित करा गया और संघ लोक सेवा आयोग रखा गया। ये जो है संघ लोक सेवा आयोग, ये 2 तरीके की परीक्षाएं कराता है। एक तो केंद्रीय सेवाएं और दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। तो भारत में अखिल भारतीय सेवा का जनक जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और अखिल भारतीय सेवाओं में 3 ही सेवाएं जो हैं देखने को मिलती हैं। एक है आईएएस, दूसरा है आईपीएस और तीसरा है आईएफएस। आईएएस और आईपीएस का तो जो गठन है वो 1945 में किया गया, लेकिन आईएफ जो एस है उसका जो गठन है वो 1966 में किया गया था। इसके अलावा इसमें अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इसके सदस्यों की संख्या जो है बढ़ चुकी है, जो कि पहले 1+4 थी, अब जो है वो 1+10 हो गई है इसके सदस्यों की संख्या। एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी जो हैं 10 इसके सहायक जो हैं सदस्य होते हैं। इनका जो गठन किया जाता है 10 सदस्यों का, वो 50% लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 10 वर्ष तक जो है सेवा काल अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया हो, और 50% लोग वो होते हैं जो सरकार की नज़रों में अच्छे जो हैं, अच्छी जिनकी इमेज हो, अच्छा व्यक्तित्व हो, ऐसे सदस्य होते हैं। ठीक, इसके अलावा इनके सदस्यों की जो भी नियुक्ति है या पद से हटाने का कार्य, या फिर अगर इन सदस्यों को त्यागपत्र देना हो, तो ये सब काम जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं भारत के। और इनका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का, वो या तो 6 वर्ष होता है, या फिर वो 65 वर्ष की आयु के जब हो जाते हैं तो इनका ये कार्यकाल होता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि भारत में अखिल भारतीय सेवाएं जितनी भी हैं उसका सृजन करने का कार्य राज्यसभा को ही है केवल, और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है। सेकंड है संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में इसका गठन किया जाए, तब वो संयुक्त लोक सेवा आयोग कही जाती है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य जो लोक सेवा आयोग है वो प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग लोक सेवा आयोग होती है, और इनके सदस्यों की नियुक्ति का जो कार्य होता है वो उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल का कार्य होता है ये। लेकिन अगर इनको पद से हटाने का काम किया जाए, या पद से हटाने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के राष्ट्रपति महोदय के हाथ में होता है ये कार्य। और अगर इन पर किसी भी तरीके का असंवैधानिक कार्य करने का जो है इल्ज़ाम लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 145 के तहत
जांच कराई जाती है ना। और राष्ट्रपति महोदय अगर इस तरीके से अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय 317 अनुच्छेद के तहत उनको पद से हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा नौकरशाही का चैप्टर था। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।